FIS। अब कौन होते हैं FIS? 2008 में देखें तो इन्होंने 1,01,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट निकाला भारतीय शेयर मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट से, और जो निफ्टी की वैल्यू 6,357 थी वो लुढ़क के हो गई 2,261, मतलब 64% गिरा अपने टॉप से। वहीं देखें तो 2020 में मार्च में FIS ने 65,816 करोड़ का नेट सेल किया और इंडियन स्टॉक मार्केट 30% गिरा, शार्प सेलिंग रही। वहीं 2024 में FIS ने 3 लाख करोड़ का सेलिंग किया इंडियन स्टॉक मार्केट में, और जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अपने टॉप से 18% गिरा। और 2025 में अब तक वो नेट सेलर है, और देखें तो लास्ट 1.5 साल में भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपने टॉप को ब्रेक नहीं किया है। हमने ये बात की आउटफ्लो की। इनफ्लो, जब FIS पैसा डालते हैं तो 2012 में उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डाला 1,04,000 करोड़, 2013 में 87,000 करोड़ और 2014 में 70,000 करोड़। टोटल 3 इयर्स में उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में इनफ्लो किया 2,62,000 करोड़। और उसके बाद हम लोग देखें तो जो निफ्टी की वैल्यू 2012 में 5,000 के नजदीक थी वो 2014 में 9,000 हो गई, मतलब 3 साल के अंदर 80% से बढ़ा पूरा इंडेक्स। अब तक हमने बात की कि FIS का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मार्केट को अप या डाउन करता है, और FIS होते क्या है, वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो भारत में कौन से सेक्टर में और कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। कौन कौन सी कंपनी है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कौन कौन सी कंपनी है जिससे वो एग्जिट ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ठाकुर कैपिटल को ज्यादा जानने के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। Who is FIS? FIS कौन है? FIS देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजुअली इमर्जिंग मार्केट में, जो मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। और ये कौन सा फंड यूज करते हैं तो देखिए तो जो फॉरेन म्यूचुअल फंड है, वो जो हेज फंड है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का पैसा है, सेवरेज वेल्थ फंड्स है, वो सब जो लॉन्ग टर्म के फंड्स हैं फॉरेन के, वो यूज करते हैं एक इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करें तो पहले इनको FIS क्या कहा जाता था, मगर अब सेबी ने जो उनका टर्म है वो चेंज कर दिया है। अब इनको वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, FPI भी कहते हैं। अब बात समझे तो FIS आते क्यों है, अगर देखें तो भारत में वो क्यों आ रहे हैं, तो सबसे पहले हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। अगर हम लोग GDP ग्रोथ की बात करें तो 6% से ज्यादा जो GDP ग्रोथ है, और यही है यहाँ पे लार्ज कंज्यूमर है, और इसीलिए वो ये चीज उनको अट्रैक्ट करती है। सेकंड है बेटर रिटर्न्स और डेवलपिंग मार्केट। अब जब मार्केट डेवलप हो रहा है तो उनको जो रिटर्न्स है वो बेहतर मिलेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर मिलेगा। US और यूरोप ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, वहां पे इतने बॉन्ड के यील्ड नहीं मिलेंगे जितना भारत में मिलेगा, इसीलिए वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड, स्टेबल गवर्नमेंट और रिफॉर्म्स। अब देखें तो भारत में जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है। GST, PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, ये सब एक बूस्ट करती है इकोनॉमी को, और ये सब चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब भारत की जो कंपनीज है उनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो बेहतर आ रहा है, तो जो FIS है इसको भी देख के एग्रेसिवली पैसा डालते हैं कि कंपनीज अगर प्रॉफिट कर रही हैं तो उनका जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ेगा। पांचवा है वीक डॉलर और लो US इंटरेस्ट रेट। जब भी USD वीक होगा, US फेड कट्स करेंगे, FIS का जो मनी फ्लो है वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बेहतर रिटर्न के लिए वहां पे उनको खुद की कंट्री में बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए। 6 है मार्केट लिक्विडिटी। NSE और BSE एक हाई लिक्विडिटी मार्केट है जहां पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इजी एंट्री और एग्जिट है, जिसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट FIS को अट्रैक्ट करते हैं। अब FIS स्टॉक्स से पैसा निकालते क्यों है? सबसे पहले है ग्लोबल टेंशन। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, वॉर होगा, पेंडेमिक होगा, तो FIS वो फियरफुल होते हैं और वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं जहां पे ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सके। सेकंड है राइजिंग US इंटरेस्ट रेट। अगर खुद की कंट्री में US में ही अगर उनको बेहतर रिटर्न्स मिले बॉन्ड्स में, तो वो क्या करते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट है वहां से पैसा निकालते हैं अपने ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब वो बाहर जाते हैं पैसा लेके। अब देखिए तीसरा जो है रुपीस का डेप्रिसिएशन। अगर रुपीस डेप्रिशिएट होगा तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे जो रिटर्न्स है उनको वो बेहतर नहीं मिलेंगे, वो लूज होगा उनका रिटर्न, इसीलिए वो सेल करते हैं, अवॉइड करते हैं करेंसी का रिस्क। फोर्थ ऑप्शन है वैल्यूएशन कंसर्न। अब भारत में अगर उनको लगता है कि जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है, तब भी FIS प्रॉफिट बुक करके जाने लगते हैं। पांचवा है पॉलिटिकल रिस्क।
अगर उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल रिस्क है, पॉलिसी रिस्क है, कुछ सडन टैक्स के नॉर्म्स आ जाएंगे और उनके इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करेंगे, तब भी एफआईएस मार्केट छोड़ के जाने लगते हैं, वो सेल करने लगते हैं। 6 है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि चाइना एक बेहतर ऑप्शन है और दूसरी कंट्री इमर्जिंग मार्केट है, बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू इंडिया, तब भी वो स्टॉक्स बेच के दूसरी कंट्री की तरफ मूव करने लगते हैं। अब एग्जांपल देखें तो 2023-2024 में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने भारतीय शेयर मार्केट में, और देखें तो रिकॉर्ड हाई बना इंडियन स्टॉक मार्केट में, निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया। 2024-2025 में अब तक उन्होंने लास्ट 6 महीने 79,000 करोड़ निकाले हैं। और देखें तो ये एक ग्लोबल रिसेशन का फियर है जिसकी वजह से वो पैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखें तो जो लिक्विडिटी है वो बूस्ट होती है। जब एफआईएस आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, तो कैपिटल इनफ्लो होता है। कैपिटल इनफ्लो होता है तो जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होती है, बाय सेल जो शेयर्स हो रहे हैं वो ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम हाई होने लगता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होने लगती है नॉर्मल कंडीशन में। सेकेंड है मार्केट डायरेक्शन। एफआईएस आते हैं, बड़े प्लेयर है, मार्केट को एक दिशा मिलती है। अगर वो हैवी बाइंग करते हैं तो बुल की तरफ मार्केट जाता है, और अगर वो हैवी सेलिंग करते हैं तो बेयर की तरफ मार्केट जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि 2023-2024 में 2 लाख करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और लाइफ टाइम हाई बनाया निफ्टी ने। सेकेंड है इंपैक्ट ऑन करेंसी। अगर एफआईएस का इनफ्लो आता है तो यूएसडी सप्लाई बढ़ता है, रुपीज का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। एफआईएस का आउटफ्लो यूएसडी का डिमांड राइज करता है और रुपीज को वीक करता है। एग्जाम्पल, जब भी ग्लोबल रिस्क होगा, इवेंट होगा, एफआईएस अपने जो पैसे हैं वो निकालते हैं और रुपीज डेप्रिशिएट होता है जब भी वो पैसे निकालेंगे। इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है? कैपिटल इनफ्लो होगा तो इंप्रूवमेंट होगा कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में, जिससे कंट्री का स्ट्रेंथ बढ़ता है। हेल्प होता है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मेंटेन करने में, सपोर्ट मिलता है ग्रोथ में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में। ये सब फायदा होता है एफआईएस के आने से। चौथा इंपैक्ट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का। जब भी एफआईएस इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी में और बॉन्ड्स में हेवीली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जिससे जो बॉन्ड की कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। रिस्क क्या होता है? हाई डिपेंडेंसी हो जाती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। एफआईएस जब सेल करते हैं एग्रेसिवली तो ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ता है। जो फेड का जो रेट हाइक होता है तो उससे जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, वो सडनली बेचने लगते हैं तो वो एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम आ सकती है, जो करेंसी का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो सकता है। एग्जांपल, मार्च 2020 में कोविड के टाइम उन्होंने 65,000 करोड़ का नेट सेल किया था और निफ्टी में हमको शार्प 30% का फॉल देखने मिला था। अगर सिटीजल का अगर लोग डेटा देखें एफआईएस के बारे में तो 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा 2023-2024 में, और 2024-2025 में अब तक 31,952 करोड़ का नेट इनफ्लो रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो 49 करोड़ सिर्फ प्लस रहा है। 2023-2024 में एफआईएस ने जिन सेक्टर्स को चुना था वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे, आईटी, ऑटोमोबाइल, मेटल और कैपिटल गुड्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 2023-2024 में। 2024-2025 में जो वो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज, जहां पर उन्होंने लार्ज इनफ्लो किया है। मार्च क्वार्टर में उन्होंने 17,585 करोड़ 17,585 करोड़ का नेट इनफ्लो किया। टेलीकॉम, फाइनेंस, ये सब में वो पैसे अभी इनफ्लो कर रहे हैं 2025 के डेटा के हिसाब से। एफआईएस ने इंक्रीज किया है 264 स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपने स्टेक को, जहां पे उनको हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सके। उन्होंने डिफेंस, ऑटो और हेल्थ केयर कंपनीज में पैसे डाले हैं 2024-2025 में। अब देखिए कौन से स्टॉक्स हैं और कौन सी सेक्टर से जहां पैसा डाल रहे हैं वो। तो फाइनेंस, एनबीएफसी, आरबीएल बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस, ये सब का स्टेक अगर देखें तो एग्रेसिवली बढ़ा है। डिफेंस में पैसा डाल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, वो यहां पे भी स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। ऑटो कंपोनेंट्स में लोग पैसा डाल रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, अपोलो माइक्रोन सिस्टम, इसमें यहां पे भी एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। अब देखें तो हाई एफआईएस होल्डिंग स्टॉक्स कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिसमें कैम्स, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, ये सब वो कंपनीज हैं जिसमें एफआईएस का स्टेक 50 से 60% है। अब हम लोग देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एफआईएस है वैसे डीआईएस है, जो हमारे म्यूचुअल फंड है, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में एफआईएस करते हैं वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ 22 साल में कि डीआईएस का जो परसेंटेज शेयर्स है वो एफआईएस से बढ़ गया। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि एफआईएस करते क्या है, कहां कहां पे वो पैसा डाल रहे हैं, कहां कहां से वो निकाल रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर से निकाल रहे हैं और कौन कौन सी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। तो एफआईएस जब भी आते हैं
वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आते हैं कि जहां उनको अपॉर्चुनिटी रहती है वहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एफआईएस जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम वहां इन्वेस्टमेंट करें तो क्या हमारे पैसे बन सकते हैं? एफआईएस 3 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। तो अगर आप भी अगर स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म सोच के आए हैं तो जरूर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न्स देगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म करके सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो जरूर आप ठाकुर कैपिटल का जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करें, जो आपको बेनिफिट देगा एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।